जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि 1961 में सिंहभूम बिहार के हो समुदाय में एक नई लिपि और गुप्त भाषा पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसे 1959 के दौरान भारत में किए गए क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर लिखा गया था। इस शोध कार्य को कई विश्वविद्यालयों से सहायता प्राप्त थी। इस अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं को लाकोबोद्रा से भी बात करने का मौका मिला। इस प्रारंभिक अध्ययन की फाइंडिंग को भी पिन्नो ने रिसर्च पेपर में उद्धृत किया। पिन्नो हो हयम नाम की उत्पत्ति पर लिखते हैं कि लाकोबोद्रा के अनुसार इस भाषा का नाम हो हयम है, जिसे हिंदी में हो भाषा कहा जा सकता है। यह लाकोबोद्रा का व्याख्या था कि हो हयम को ही हिंदी में हो भाषा कहते हैं। प्रारंभिक अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने स्थानीय लोगों से भी पूछा कि वे कौन सी भाषा बोलते हैं, तो उन्होंने आले दो हो कजिले कजिए से जवाब दिया। पढ़े लिखे लोगों से उन लोगों ने पूछा व्हाट इज़ दैट, तो जवाब मिला दैट इज़ हो लैंग्वेज, मतलब हिंदी में हो भाषा। अब शोधकर्ता चिंता में थे कि हो हयम हो भाषा है या हो कजी हो भाषा है। अब ये लोग इन दो शब्दों की व्याख्या खोजने लगते हैं। तब वे पाते हैं कि हो काजी में हो हयम एक क्रिया यानी कि वर्ब होती है, जिसका अर्थ फुसफुसाना या अस्पष्ट रूप से बोलना होता है। बाहर के रिसर्चर तो गहराई तक रिसर्च करते हैं, तो उन्हें 1915 में प्रकाशित लियोनेल बरो की किताब हो ग्रामर मिलती है, जिसमें पेज नंबर 47 में हो काजी के हयम को फुसफुसाना ही लिखा गया है। मतलब हो लोगों के फुसफुसाने को लाकोबोद्रा अपनी भाषा बता रहे थे। हयम शब्द मुंडारी में भी हैम तो संथाली में हायम से मेल खाता हुआ शब्द साबित हुआ, जिसका अर्थ भी फुसफुसाना ही है। इन तथ्यों से शोधकर्ताओं ने हो हयम को हो फुसफुसाहट भाषा या हो गुप्त भाषा कहा, जबकि हो काजी को हो लोगों की आम बोलचाल की हो भाषा या व्यवहारिक भाषा कहा। रिसर्च का स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, जर्मन भाषा में है, आप गूगल में जाकर हिंदी ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। लाकोबोद्रा से चर्चा के दौरान शोधकर्ताओं ने जब लाकोबोद्रा से इस पर चर्चा की कि हो भाषा में हयम को फुसफुसाना कहते हैं, तो हो हयम हो भाषा कैसे हुआ, तब लाकोबोद्रा ने हो हयम को आदि भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। इसे दुपुप हयम कहा, यानी उनके अनुसार सबसे प्राचीन भाषा। जबकि शोधकर्ताओं ने जब उनके किताबों का विश्लेषण किया, तो लाकोबोद्रा की खुद की बातें एक दूसरे को ही खंडन कर रही थी। लाकोबोद्रा के अनुसार हो हयम ही हो भाषा है और वही आदि भाषा है, दुपुप भाषा है, जबकि उनके किताबों में इस बात का खंडन इस रूप में है कि वे लिखते हैं कि हो भाषा दूसरी भाषा की शाखा है। वास्तव में वे हम हो समाज के लोगों के हो लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को चतुराई से दूसरी भाषा की शाखा बताने और अपनी बनाई भाषा को आदि भाषा साबित करने के चक्कर में खुद ही उनके चक्रव्यूह में फंसे और उनके शोका की विद्या से हासिल लिपि और भाषा पर शोधकर्ताओं का संदेह शुरू हुआ। लाकोबोद्रा ने पहले हो हयम को ही हो भाषा कहा, लेकिन जब हो काजी भी हो भाषा हुआ तो आदि भाषा पर आए, फिर दुपुप भाषा पर। इस तरह टारगेट बदलते रहने से यह स्पष्ट हो गया कि उनके तथ्य उनके दावे के अनुकूल नहीं हैं। हो समाज के बहुमत के लोगों द्वारा बोले जाने एवं उनकी भाषा में हयम को फुसफुसाना कहने, मुंडारी और संताली के भी शब्दों में भी हयम शब्द के मिलने से पिन्नो ने हो हयम को हो भाषा से मिलती हुई हो फुसफुसाहट भाषा या हो गुप्त भाषा कहा, जिसे हो मुंडारी संताली भाषा के शब्दों को उधार लेकर बनाया गया। एस्ट्रोएसिटिक भाषा समूह से हो हयम की संबद्धता को जांचने पर शोधकर्ताओं को हो हयम का संबंध हो भाषा से मिला। हो भाषा एस्ट्रोएसिटिक मुंडा परिवार के खेरवारी समूह से ताल्लुक़ रखता है और यह भाषा विज्ञानियों द्वारा पहले ही ऐतिहासिक और भाषा विज्ञान के मार्फत साबित किया हुआ है। हो भाषा से गहरा संबंध रखने के कारण और लाकोबोद्रा के अपने हो हयम को आदि भाषा के रूप में सबसे प्राचीन भाषा कहने की बात पर शोधकर्ताओं को संदेह हुआ कि यदि यह सच है कि यह हो फुसफुसाहट भाषा है जो हो भाषा से भिन्न है, लेकिन उसका संबंध हो भाषा से स्पष्ट दिखता है, तो हो हयम
भाषाविदों और मिशनरियों के लिए अज्ञात कैसे रह गई, क्योंकि हो भाषा पर तो रिचर्ड सैमुअल टिकेल और लियोनेल बारो ने भी व्याकरण लिख चुके हैं, क्योंकि मिशनरियां ऐसे विषयों पर गंभीरता से शोध करती रही और उनकी नज़रों से छूटने की बात और लाकोबोद्रा के अपनी भाषा को कभी हो भाषा, कभी आदि भाषा, कभी दुपुत भाषा कहने की बात ने और संदेह पैदा किया। इन्हीं तथ्यों और शोधों के आधार पर शोधकर्ताओं ने हो हायम को हो, मुंडारी, संताली और अन्य तथ्यों की एक कृत्रिम भाषा माना और उसी के आधार पर शोधकर्ताओं ने स्थापित किया कि लाकोबोद्रा ने इसे जानबूझकर संकलित किया। इन परिस्थितियों के कारण ही पिन्नो ने हो हायम को भी इस्पेरेंटो या वल्पुक भाषाओं के जैसे एक असफल भाषाई प्रयोग के रूप में देखा। एक तरह से हम लोग लाकोबोद्रा के उस प्रयास को ज़बरदस्ती बचाने में लगे हुए प्रतीत होते हैं, जबकि ऊपर हमने देखा ही कि हो हायम हो भाषा से होते हुए आदि भाषा और दुपुप भाषा में भटकते रहे। तब तक शोधकर्ताओं ने उसे हो फुसफुसाहट भाषा या हो गुप्त भाषा कह दिया और हो भाषा से मिलती जुलती भाषा के रूप में पहचान किया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक चिरोको भारतीय जिसका नाम सिक्वाया था ने अपनी मूल भाषा में एक पुस्तक लिखने का विचार किया। जब उनके कबीले के प्रमुखों को इस बारे में पता चला तो उन्हें यह असंभव लगा। चेरोकी समुदाय में एक मान्यता थी कि महान आत्मा ने पहले एक लाल और फिर एक सफ़ेद लड़का बनाया था। लाल लड़के को एक किताब दी गई और सफ़ेद लड़के को तीर और धनुष, लेकिन सफ़ेद लड़के ने किताब चुरा ली और तीर धनुष छोड़ दिया। इस कारण यह माना जाता था कि कोई भी मूल अमेरिकी पुस्तक नहीं लिख सकता। हालांकि सिक्वाया ने हार नहीं मानी और कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने 200 अक्षरों वाला एक सिल्बिक लिपि विकसित की, जिसे बाद में 85 अक्षरों में संशोधित किया गया। मिशनरियों ने इसे चिरोकी भाषा को लिखने के लिए सबसे उपयुक्त पाया। 1828 में एलियस बेडिनोड नामक एक शिक्षित चेरोकी व्यक्ति ने इस लिपि में पहली समाचार पत्रिका चेरोकी फिनिक्स प्रकाशित की। हालांकि यह लिपि 1902 तक ही प्रचलन में रही, जब चेरोकी समुदाय ने औपचारिक रूप से रोमन लिपि को अपना लिया। फिर भी ब्रिटिश बाइबल सोसाइटी ने 1902 के बाद भी कुछ ग्रंथों को इस लिपि में प्रकाशित किया। मैं यह इसीलिए बता दे रहा हूँ कि दुनिया में ऐसे प्रयासों की क्या स्थिति हुई है और क्या हो सकता है, ये हमें जानना चाहिए। चेरोकी लिपि उत्तर अमेरिका में एकमात्र ज्ञात सिल्बिक लिपि है जिसे किसी मूल निवासी ने विकसित किया था। अन्य ज्ञात लिपियाँ जैसे क्री लिपि को मिशनरियों ने विकसित किया था। इस तरह के प्रयास केवल अमेरिका तक सीमित नहीं थे। अफ्रीका में भी कई स्थानीय लिपियाँ विकसित की गई। उदाहरण के लिए बामुम लिपि 1900 के आसपास विकसित की गई थी। वह लिपि 1849 में खोजी गई और मोलुदुआलु बुकेले को इसका निर्माता माना गया, जिन्होंने सपना में लिपियों को खोजने की बात की थी। उसी से लाकोबोद्रा के तर्क को भी पिन्नो ने तुलना किया। मेंडे लिपि सियरा लियोन में विकसित हुई और इसमें लगभग 190 अक्षर थे। ये सभी लिपियाँ वैज्ञानिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, भले ही आज इनका कोई व्यवहारिक उपयोग ना हो। भारत में भी विभिन्न भाषाएं और लिपियाँ सदियों से मौजूद रही है। भारतीय लिपियों का प्रभाव तिब्बत, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। हालांकि यह आश्चर्यजनक है कि भारत के आदिवासी समुदायों में अपने स्वयं के स्वतंत्र लिपियों के निर्माण के बहुत कम प्रमाण मिलते हैं। सामान्यतः इन समुदायों ने पास के विकसित समुदायों की लिपियों को अपनाया है। हालांकि कुछ मामलों में इन समुदायों ने अपनी लिपियां विकसित करने के प्रयास किए हैं। 20वीं सदी के दौरान भारत के कुछ आदिवासी समुदायों ने स्वतंत्र रूप से लिपियां विकसित करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए संताल समुदाय में ओलचिकी और हो समुदाय में वारांगक्षिती लिपि। हो भाषा को पहले देवनागरी, रोमन और बांग्ला लिपियों में लिखा जाता था। हो भाषा की ध्वनियाँ अन्य मुंडा भाषाओं जैसे संताली, मुंडारी और खड़िया से मिलती जुलती है। स्वर और व्यंजन कौन कौन है उसका भी वर्णन रिसर्च पेपर में किया गया है। ध्वनियों के मिश्रण की व्याख्या बताई गई है। व्याकरण के बारे लिखता है कि हो भाषा की व्याकरण संरचना अन्य मुंडा भाषाओं से मिलती जुलती है। संज्ञा, वचन, सर्वनाम, क्रिया और हो भाषा में प्रत्ययों की भूमिका का भी
वर्णन मिलता है। हो भाषा की तुलना अन्य मुंडा भाषाओं से भी किया गया और साबित किया गया कि ये सभी एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा भाषा परिवार के हैं। रिसर्च में कहा गया कि हो भाषा संताली और मुंडारी भाषा के बीच एक मध्यवर्ती स्थिति रखती है। इसमें संताली जैसी लचीली ध्वनि संरचना और मुंडारी जैसी व्याकरणिक विशेषताएं पाई गई है। इसका मतलब हो भाषा के क्रमिक विकास में संताल और मुंडारी भाषाओं की भूमिका से हम इनकार नहीं कर सकते, बल्कि उनके शब्दों को, उनके ध्वनियों को समायोजित करके और अनुकूलित करके हो भाषा को और आगे हम विकास के मार्ग पर ला सकते हैं। ये सब पिन्नो के रिसर्च पेपर की ही अगली कड़ी है, जिसमें आगे की रणनीति की तरफ के सुझावों तक हम पहुंचना चाहते हैं। हो भाषा और वाराणसी लिपि की वर्तमान स्थिति के बारे में लिखता है कि अधिकांश हो भाषी लोग देवनागरी, रोमन या बांग्ला लिपि का उपयोग कर रहे हैं। अब इधर हो भाषा के बारे में जो लिखा जा रहा है वह हो हायम नहीं वरन हो काजी की बात की जा रही है, लेकिन लिपि तो वाराणसी लिपि ही है। शोध कहता है कि अधिकतर हो लोग वाराणसी लिपि के बारे नहीं जानते हैं और सरकारी स्तर पर इस लिपि को अपनाने के लिए अभी भी संघर्ष जारी है। देखिए, देवनागरी और रोमन में हो भाषा लिखा जाता रहा है और लिखा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बांग्ला के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अधिकतर लोगों के वाराणसी लिपि को नहीं जानने का कारण भी लाकोबोद्रा के अनुयायियों का व्यवहार ही जिम्मेदार है। हम सभी जानते हैं कि एक समय में वाराणसी लिपि को अपना कॉपीराइट बताने का प्रयास एटे तुर्तुम, पिटका अखाड़ा और उनके अनुयायियों की ओर से लगातार किया जाता रहा है कि ये हमारे लिए लिपि है, खुदा की रक्षा करने वालों के लिए है, हम लोग खुदा की रक्षा कर रहे हैं, आप लोग नहीं, यह बोंगा बुरुतन को लिपितना आपया लगी तो कातना आदि आदि। यही बात को अपने तरीके से पिन्नो ने लिखी कि हो हायम और लिपि हो लोगों की भाषा ना होकर पुजारी या कोई गुप्त भाषा हो सकती है, जिसे उन्होंने हो फुसफुसाहट भाषा या हो गुप्त भाषा कहा, क्योंकि लाकोबोद्रा समाज के लोग इस नई भाषा हो हायम और लिपि को हो समाज से जोड़ने को हीन समझते थे। ये लोग हो समाज को अपने से नीचा समाज के रूप में देखना शुरू किए थे। इसके भी हमारे पास सबूत हैं, लेकिन व्यक्तिगत मामला होगा, इसीलिए समझने के स्तर पर बात को यहीं ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। हो लोगों को लगता है कि वाराणसी लिपि से पढ़ने से वे लोग भी लाकोबोद्रा समुदाय में ना चले जाएं और यह लिपि लाकोबोद्रा समाज के लोगों के लिए है। ऐसी सोच होने के कारण ही हो समाज के बीच इस लिपि का व्यापक प्रचार नहीं हो पाया। ओंग पर भी लगातार बहस होता रहा है। खुद लाकोबोद्रा के बाबुरु बोंगाबुरु किताब में उन्होंने भी अपने अक्षरों की संख्या 31 ही बताया। वही बात एच.जे. पिन्नो ने भी अपने रिसर्च में लिखा। फिर भी ओंग को लाकोबोद्रा समाज के लोग एक अक्षर के रूप में जबरन हो समाज के लोगों के बीच अपनी धार्मिक मान्यता को घुसाने का प्रयास करते हैं। इस कारण भी हो समाज के लोग लिपि को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि आदिवासी हो समाज महासभा में वाराणसी लिपि को एक लिपि के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन हो हायम को पढ़ने के लिए नहीं, अपनी भाषा को पढ़ने के लिए। लाकोबोद्रा के धार्मिक कर्मकांडों को स्वीकार नहीं किया गया। यही कारण है कि आज लाकोबोद्रा समाज के लोग दिसंबर में माघे पर्व मनाते हैं, तो हो समाज के लोग माघ महीना में। यह समय की ज़रूरत है कि हो समाज भी अपने साहित्य को अपनी भाषा में लिखना शुरू करें। अपने साहित्य को, अपने बोली को ही प्रारंभिक कक्षाओं में अपने बच्चों को शिक्षा भी दिलाए। जो बोली घर में बोली जाती है, उसी बोली में स्कूलों में भी पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और जो भी साहित्य, उपन्यास और कहानियाँ लिखी जाए वह भी हो भाषा में ही लिखी जाए। ऐसा करने के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग हो, ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़ सके और अपनी भाषा संस्कृति के प्रति उनकी रुचि बढ़े। जो लोग वाराणसी लिपि का उपयोग करना चाहें वे बेशक इसका उपयोग करें, लेकिन ओंग को जबरन हो समाज में लाने से बचें। हो समाज का अपना प्रतीक चिन्ह सारी देशावली वाला ये है, जो हो समाज की संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। इसे कोई भी हो व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही नए अक्षरों को भी बनाया या खोजा जाए, ताकि जहां विसंगति हो तो वहां पर भी उच्चारण सरल हो भाषा और वाराणसी लिपि को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में आधिकारिक रूप से नहीं पढ़ाए जाने को भी चुनौती के रूप में पिन्नो ने अंकित किया है। साथ ही हो भाषा के लिए सीखने सिखाने की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं होने का भी जिक्र है। पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि लाकोबोद्रा ने अपने सिद्धांतों को
हो हयाम में लिपिबद्ध कर दिया और आज सभी हो समुदाय के लोगों को वही पढ़ाया जाता है, जिस कारण से हो समाज के लोग इन चीज़ों को पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते। बेहतर होता ऐसे और लेखक पैदा हों और उन सब चीज़ों पर दूसरा नज़रिया भी जो हो समाज में प्रचलित है, ऐसे कहानियों पर, त्योहारों की कथाएं आदि प्रकाशित की जाए और वैसी चीज़ें पढ़ाई जाएगी तो हो समाज के लोग इन चीज़ों को पढ़ने में रुचि दिखाएंगे। सरकारी स्तर पर किताबें वाराणसी में लिखी तो गई है, लेकिन वहाँ पर भी भाषा के मामले में हो समाज के लिए संदेह है, क्योंकि हो समाज अपने हो भाषा में चीज़ों को बोलता है, लेकिन लाखोपुद्रा की किताबों में हो हयाम में चीज़ें लिखे होने के कारण उसमें अपनापन हो समाज के लोगों को नहीं लगता है। अपने संस्कार संस्कृति से भिन्न चीज़ों को कोई भी अपना नहीं मान सकता। समाज के बीच काम कर रहे संगठनों से हम लोग यह उम्मीद करते हैं कि स्कूलों में और किताबों में पढ़ाए जाने के लिए आवश्यक सामग्रियों का संकलन को सामाजिक नज़रिए से पारित करें और जो समाज के विपरीत है वैसे साहित्य को समाज से बाहर किया जाए। एटे तुर्तुंग पिटका अखाड़ा को छोड़कर समाज के बीच काम कर रहे सामाजिक संगठन इस पर सम्मेलन और तालमेल बिठाकर काम कर सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से भिन्न विचार होने के कारण एटे तुर्तुंग पिटका अखाड़ा से तालमेल संभव नहीं है। इसीलिए अपना सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर खुद ही प्रयास तेज करना चाहिए। साथ ही रिसर्च में यह बात भी सामने आई कि वाराणसी लिपि के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी का अभाव है। जो भी यूनिकोड व्यक्तिगत स्तर पर लोगों ने बनाए हैं उसकी सीमा सीमित है, जिसे ऑनलाइन इस्तेमाल करना मुश्किल है। वैसे में यूनिवर्सल यूनिकोड हासिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। मैं संताल समाज का उदाहरण आपको बताता हूँ। संताल समुदाय ने जब अपने साहित्य को लिखना शुरू किया तो शुरुआत में वे लोग 20 ही लेखक थे और इंग्लिश और देवनागरी में लिखी बमुश्किल 60 किताबें थी। भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए संताल समुदाय के लोगों ने इसे मिशन मोड में लिया और लेखकों की संख्या जब तक संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया तब तक 200 हो चुकी थी और किताबें 350 के आसपास थी। उसी बीच में विज्ञान और तकनीकी में सक्षम संताल समुदाय के लोगों ने यूनिकोड फ़ॉन्ट के लिए अमेरिका जाकर पात्रता हासिल की और आज संताल समाज के लोग अपने फ़ॉन्ट में ऑनलाइन भी चीज़ों को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसी तरह हो समाज में यदि एकता होगी तो रकम और जो संसाधन की ज़रूरत होगी उसकी व्यवस्था की जा सकेगी। लेकिन आपस में यह मेरी भाषा है, यह मेरा लिपि है, निनद हुद रकतन को लगे हुद और बेहुदा का बहस इत्यादि से हो समाज में वाराणसी लिपि के प्रति कोई रुचि नहीं रही और इसे लाखोपुद्रा समाज के लोगों की लिपि बोलकर छोड़ दिया गया। इसे आप समझ सकते हैं। 15 लाख लोगों की संख्या में हो समुदाय के लोग हैं, उसमें से बमुश्किल 200-400 लोग वाराणसी लिपि लिखते, पढ़ते हैं और सीखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यह सर्वमान्य हो। यह बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सर्वमान्य बनाने के लिए लिपि के संबंध में, साहित्य के संबंध में, पाठ्यक्रम के संबंध में जो सवाल है उन सब का जवाब सर्वमान्य करना होगा। रिसर्च पेपर आगे कहता है कि हो भाषी लोग अपनी भाषा छोड़कर हिंदी, बांग्ला या अंग्रेजी जैसी भाषाओं को अपनाने लगे हैं और बिना पर्याप्त संरक्षण के हो भाषा विलुप्त होने के खतरे में आ सकती है। यह तो सही बात है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वे लोग हो में बात करना भी नहीं चाहते और जो लोग वाराणसी में पढ़ लेते हैं वे लोग हर चीज़ों को उसी नज़रिए से समाज के बीच परोसने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से वाराणसी लिपि पढ़े हुए हुदा के लोग और पढ़े लिखे नौकरीशुदा लोगों के बीच में लंबी खाई बनती जा रही है, जो कि भाषा और साहित्य के विकास के लिए तो अच्छा नहीं है। इसके लिए भी सर्वमान्य माहौल महासभा जैसे संस्थाओं से उम्मीद की जा सकती है। भविष्य की संभावनाएं और समाधान में रिसर्च पेपर कहता है कि हो भाषा को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। बेशक शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन हो लोगों की अपनी भाषा की चीज़ों को ही पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, न कि कृत्रिम रूप से बनी भाषा की चीज़ों को। आगे लिखता है कि हो भाषा और लिपि में नई किताबें और पाठ्य सामग्रियाँ प्रकाशित की जानी चाहिए। उसके बारे में मैंने ऊपर ही बता दिया कि समाज को अपनी बातें सरल भाषा में देवनागरी में ही लिखनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन चीज़ों को पढ़ सकें, समझ सकें।
हायर लेवल के लोग जिस लिपि और भाषा में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हम लोगों को देवनागरी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। डिजिटल संसाधन और तकनीकी विकास के लिए रिसर्च पेपर कहता है कि वाराणसी लिपि के लिए यूनिकोड समर्थन विकसित करना आवश्यक है ताकि इसे कंप्यूटर और मोबाइल में आसानी से उपयोग किया जा सके। यह सही बात है और मैंने कहा ही है कि अगर हम लोग एकजुट होंगे तो यह संभव है, नहीं तो इसका खर्चा का, मेंटेनेंस का किसी के बस का बात नहीं है। आगे कहता है कि हो भाषा में मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट और ऑनलाइन कोर्स विकसित किए जाने चाहिए। बिल्कुल सही सुझाव है, लेकिन मेरी राय में लाखों बोधरा की सामग्री को हो समाज में नहीं फैलानी चाहिए। अपने समाज की बातों को ही इन माध्यमों से प्रचार प्रसार करना चाहिए। लाखों बोधरा समाज के लोग भी अपने लिए ऐसा प्रयास करें ताकि उनकी विचारधारा भी आगे बढ़े। भाषा और संस्कृति के संरक्षण के बारे में सुझाव प्रेषित इस तरह से किया गया है कि हो भाषा और हो हायम में लिखित ग्रंथों को पुनः प्रकाशित और अनुवादित किया जाना चाहिए। हो हायम में लिखित ग्रंथों से मतलब लाखों बोधरा के ग्रंथों की बात है, जिसे हो समाज नहीं मानता है। इसीलिए हो समाज की तरफ से भी हो भाषा में ग्रंथ के हिसाब से या अपने संस्कृतियों को लिखा जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके उनका हिंदी में अनुवाद करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए। लाखों बोधरा समाज के लोग अपने ग्रंथों को पुनः प्रकाशित करें और दूसरे भाषाओं में भी वे अनुवाद कर सकते हैं। अगला सुझाव देता है कि हो समुदाय को अपनी भाषा व संस्कृति के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। मुझे लगता है हो समाज महासभा जो हो समाज के पर्व त्योहारों, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार से संबंधित विषयों को एकमत करने में सफल रहा है और आने वाला समय में भी यहाँ हम उम्मीद कर सकते हैं कि समाज की सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के प्रयास में कमी नहीं बल्कि तेजी आएगी। अगला सुझाव है कि हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए देश की सभी संस्थाएं जो हो समाज के बीच काम करती है, सबकी तरफ से लगातार प्रयास जारी है। समय का इंतज़ार हम कर सकते हैं। कोई समय अच्छा होता है, कोई समय अच्छा नहीं होता है। अंतिम निष्कर्ष के तौर पर यह लिखा गया है कि हो भाषा और वाराणसी लिपि को संरक्षित और प्रचारित किया जाना चाहिए। बेशक किया जाना चाहिए, लेकिन संस्कृति को बिगाड़ कर नहीं, संस्कृति के अनुकूल किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि लाखों बोधरा के ग्रंथों के मार्फत हो समाज अपने सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर को नहीं बचा सकता। उन्हें अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और भाषाई धरोहरों को अपने अनुकूल संरक्षित और प्रचारित करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है अपने साहित्य, कहानी, उपन्यास आदि लिखे जाएं और जो भी साहित्य अभी तक बाज़ार में उपलब्ध है, जिनका हो हायम से संबंध नहीं के बराबर है, उन चीज़ों को भी अनुकूलित किया जाना चाहिए। दूसरे निष्कर्ष में लिखता है कि उचित प्रयास किए जाएं तो हो भाषा और लिपि को जीवित रखा जा सकता है। इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पहले ही बोल दिया। जितना विवाद बढ़ेगा इसके प्रति लोगों की रुचि उतना ही कम होगा। हम बढ़े हैं, हमारा लिपि है, आदि आदि से लिपि की दुर्गति बहुत हो चुकी है। अभी भी नहीं सुधरे तो और होगा। इसीलिए इस समय के लिए बेहतर है कि हम देवनागरी लिपि से अपने साहित्य को लिखना जारी रखें। जब मामला सुलझ जाएगा तब की तब देखी जाएगी। तीसरा अंतिम निष्कर्ष के तौर पर लिखता है कि तकनीकी शिक्षा और सरकारी समर्थन के माध्यम से हो भाषा का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। यह बात भी सही है, लेकिन सरकारी समर्थन के लिए ज़रूरी है कि हो समाज की अपनी संस्कृति ही अपनी भाषा में लिखी सामग्रियों के माध्यम से पढ़ाई और सिखाई जाए, न कि दूसरी भाषा। यदि भाषा दूसरी होगी तो हो समाज अपना विरोध किसी भी स्तर पर प्रदर्शित कर सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हो समाज से पूछकर ही सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रमों को तैयार किया जाना चाहिए। अंतिम शब्द के रूप में यहाँ लिखा गया कि हो भाषा और वाराणसी लिपि केवल एक संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि हो समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक हो सकते हैं। हो भाषा तो हो समाज के लिए सही में समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक है, लेकिन वाराणसी लिपि हो समाज के लिए ना ही सांस्कृतिक पहचान की झलक दिखाती है और ना ही गौरव का प्रतीक। और क्यों नहीं, ये मैंने ऊपर आपको बता ही दिया। दूसरा अंतिम शब्द के रूप में कहता है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो यह भाषा और लिपि धीरे धीरे लुप्त हो सकती है। भाषा तो विलुप्त नहीं होगी, भले लिपि विलुप्त हो जाए, क्योंकि लिपि की स्वीकारोक्ति बेवजह की बहसों के कारण ही समाज में नहीं है। और मैं भी पहले थोड़ा बहुत सीखा था, अब भूल गया हूँ।
और मैं इसे बुरे सपने के रूप में भूल जाना चाहता हूँ। लिपि पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोगों की हरकतों के कारण अब मेरा न इसमें रुचि है और न ही आगे ऐसा कोई सोच रखता हूँ। जिनको हो भाषा में पढ़ना है वे लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन हो समाज के लड़के जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं कोई भी वाराणसी नहीं पढ़ते, या यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वाराणसी नहीं पढ़ते। मैं भी खुद वाराणसी को अच्छी तरह से समझ गया हूँ, इसलिए मेरा भी अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि मेरा इंटरेस्ट हो समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विधाओं को, साहित्य को, गानों को संरक्षित करने का है। वह हम अपने सांस्कृतिक आंदोलन के मार्फत लगातार जारी रखेंगे। पर्व त्योहारों के सांस्कृतिक तानों बानों को, ऋतु बनम की संस्कृति को अपने सांस्कृतिक आंदोलन के मार्फत नई पीढ़ी को अग्रसरित करने का प्रयास जारी रखेंगे। उसके लिए मुझे नहीं लगता मुझे वाराणसी जानने की ज़रूरत है। अपनी संस्कृति ही काफ़ी है और उसको संरक्षित और संवर्धित करने के प्रयास में कोई कमी नहीं होगी। समाप्ति से पहले अंतिम शब्द उम्मीद के रूप में यह लिखा गया कि लेकिन सही प्रयासों से इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी मातृभाषा को सीख सकें और गर्व से अपनाएं। मेरी राय है कि मातृभाषा को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि हम सभी अपने अपने घरों के परिसरों में हो भाषा में बात करें, अपने बच्चों के साथ भी घर में हो में ही बात करें, अपने समाज की सांस्कृतिक विरासतों को समय समय पर अच्छी कहानी या विज्ञान के मार्फत जानकारी उन्हें दें, जैसा कि मैंने आदिवासी घड़ी आप सबके लिए बनाया। कई सांस्कृतिक पक्षों का वैज्ञानिक विश्लेषण मेरे मेन चैनल पर आप देख सकते हैं, जो पूरे आदिवासी समाज के लिए मैंने बनाया। अपने सांस्कृतिक मूल्यों को वर्तमान हालात में और उनके सामने या बाहरी दुनिया के सामने टिकाए रखने की क्षमता यदि हमने विकसित कर ली तो हम अपनी मातृभाषा और अपनी संस्कृति को हमेशा के लिए जीवंत बना सकते हैं। मेरी उम्मीद है कि हम लोग मिलकर अपनी मातृभाषा और अपने संस्कृति को बनाए रखने के सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगे और नई पीढ़ी को एक बेहतरीन समाज देंगे। सबों को धन्यवाद। जोहार।